आज जो है विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों का जो थियरी टॉपिक हुआ था, बिफोर वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल एंड एवरीथिंग, वो कहाँ तक हुआ था? यस ऋषभ, क्या डाउट है बोलो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, या बोलो। sir. So I'm हाँ taking a topic of automation testing. हाँ। So that is the base of my project. So do I explain the whole project in the assignment? We have 10 minutes time, buddy. So within 10 minutes, just highlight the main part of your project and try to explain it. Okay, sir. ठीक है। ओके। सो आपको पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिटेल में, उतना डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट्स के अंदर जो भी बेस्ट वे में यू कैन एक्सप्लेन इट, वो बेटर रहेगा आपके लिए। दिस इज फॉर एवरीवन। Okay, so mainly during our practical project exam, आपके पास 30 minutes 40 minutes होता है। For presentation we have maximum 10 minutes, not more than 10 minutes, maximum 10 minutes. So within 10 minutes आप कैसे चीज़ों को proper setup करके complete कर सकते हैं on time, just वो देखो। Okay, now we'll be starting with our lecture. So last time हम लोगों ने जो थियरी टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें कहाँ पे हम लोग फ्रॉम विच पॉइंट वी सपोज टू स्टार्ट नाउ, लेट मी नो। वी हैव दिस पॉइंट एज यू कैन सी। Sir, last time we had done those videos. नहीं नहीं, मतलब थियरी जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वो कहाँ तक किया था? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। यूनिट 5 ये स्टार्टेड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आई थिंक हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। Sir, I guess integration part हुआ था, but नहीं करा है। Okay. So we'll just quickly revise that we have this unit test. Unit test हम लोगों ने complete किया था. After that we have module testing. So module testing का मतलब होगा we have small modules या individual part of our software जिसको हम लोग test करते हैं. Like as you can see, it is the process of testing the individual subprogram, subroutine, classes or procedures instead of testing the whole software. So module testing जो है वो छोटे छोटे जो आपके build है, we try to test small building blocks of our program. So यहाँ पे ये है, and okay, one more thing, आपका जो प्रोजेक्ट सबमिशन जो होगा वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेक्चर से मोस्टली स्टार्ट होगा। आई जस्ट इन्फॉर्म, सो एवरीवन प्लीज बी प्रिपेयर्ड। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि हम लोगों का जो ये प्रेजेंटेशन, आपके जो थियरी के जो मार्क्स मिलेंगे, तो वो आपका इंटरनल के बाद में आई विल इन्फॉर्म यू। सो मोस्टली वी कैन से कि नेक्स्ट वीक जो है या next lecture से mostly will be starting with that. So once I finish with this unit 5, then we'll be starting with our next topic. Then we'll be starting with our internal का submission. ठीक है? So please be prepared from next lecture onwards. Sir, Number wise ही जाएगा। हाँ बोलो। excuse me sir, it's a request. Next week कर सकते हैं क्या sir? नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक फिर हम लोगों के पास नंबर ऑफ लेक्चर्स कम होंगे। So from this week onwards we supposed to start. बिकॉज So मैंने then, बहुत एडवांस में बोला था ना आपको, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आफ्टर इंटरनल, सो आफ्टर इंटरनल्स लास्ट वीक तो मेरा पूरा लेक्चर्स ही नहीं हुआ है। सो yes sir. बेसिकली या सो यू गॉट इनफ टाइम नाउ, वो एक्सटेंशन तो नहीं होगा। सो So आज का next week roll numbers 1 to 10 कि कैसा होगा? हाँ सीक्वेंस वाइज ही जाएगा। Yes sir, but how many roll numbers in that day? वो मैं बताता हूँ, सीआर से बात कर लूंगा मैं। Okay. ओके।
सो मॉड्यूल टेस्टिंग, यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको व्हाइट बॉक्स ओरिएंटेड टेस्ट भी बोलते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉड्यूल टेस्ट इज नॉट टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रॉपर फंक्शनिंग of the module. मतलब याद रखो कि whether by providing an input whether we are getting a proper output or not, that is not the only what we are thinking about, but this basically demonstrate the presence of an error in the module, like we are talking from the logical point of view. कि from logical point of view do we have any error or a mistake, that's what we try to highlight here. सो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सच मॉड्यूल्स भी एक साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपके पास बेनिफिट है यहाँ पे. सो दैट्स वन थिंग. उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव इज इंटीग्रेशन टेस्ट. सो इंटीग्रेशन के अंदर एज द नेम सजेस्ट वी हैव अ बिग बैंग टेस्टिंग. as we all know about the big bang approach, everything, all the particle gets collide with each other और बाद में एक explosion हुआ और यूनिवर्स फॉर्म हुआ. तो एग्जैक्टली सेम वे आपके जो भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स है ऑफ योर सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग विल कम टुगेदर फॉर दैट बिग बैंग अप्रोच. मतलब सबको हम लोग साथ में लेके आएंगे एंड अगर कोई कोलिजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. सो कंबाइनिंग ऑल मॉड्यूल्स वंस एंड वेरीफाइंग द फंक्शनलिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्टिंग. So that's what we mean by integration testing. Means integrating all the modules of your software together and try to check how it works now. और अगर कोई दो modules के बीच में collision तो नहीं हो रहा, या फिर there might possibility कि कोई दो modules जो है they are hampering each other's process. So वो भी हम लोगों को यहाँ पे verify करना होता है. ठीक है, so that's one thing. इसके बाद में नेक्स्ट वी हैव दैट इज बिग बैंग ही यहाँ पे दिया हुआ है आपको. सो वी हैव अ सिस्टम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर. तो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो कैसे बना है, बाय कंबाइनिंग ऑल दिस मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6, ऐसा आपका एक सिस्टम बना है. एडवांटेज डिसएडवांटेज वी ऑल नो. टॉप डाउन इंटीग्रेशन, टॉप डाउन में क्या होगा, टॉप मॉड्यूल्स टेस्टेड विद द स्टब्स. स्टब्स मतलब जो आपके बॉटम मॉड्यूल्स जो है दोज आर द स्टब्स. दोज आर द स्टब्स. ठीक है, जो यहाँ पे है. सो यहाँ पे क्या बोला है, स्टब्स आर द रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, डेप्थ फर्स्ट आएगा. सो जो भी हम लोगों के ओरिजिनल सब मॉड्यूल्स जो आई मीन टॉप मॉड्यूल्स ये है, देन उसके बाद में हम लोग के पास ये सारे स्टब्स है. सो ये अगर रेडी नहीं रहेंगे तो इसकी जगह पे हम लोग डमी ऐड करेंगे. जैसे लेट्स सपोज कि ये जो है दिस ऑल आर डमीज. ठीक है, ये डमीज है, ये अभी हम लोगों का डेवलप हुआ नहीं है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, टॉप मॉड्यूल से देखा है, ये मेरा कॉलेज सिस्टम है सपोज. तो यहाँ पे ये मैं कॉलेज सिस्टम से आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल प्रोफेसर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल विच इज नॉट रेडी, तो उसकी जगह पे मैंने डमी रख दिया. एंड स्टाफ, दैट इज ऑफिस स्टाफ मॉड्यूल, तो वो भी मेरा रेडी नहीं है, तो उसकी जगह पे मैंने डमी रखा. सो प्रोफेसर के अंदर सपोज वी हैव डिग्री कॉलेज प्रोफेसर्स मॉड्यूल इज रेडी, और उसके अंदर भी हम लोग के पास बीएससी आईटी वाला जो प्रोफेसर्स का है मेन पार्ट वो रेडी है. तो दैट व्हाट वी आर टेस्टिंग, बीएमएस एंड बाकी रेडी नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने डमी इंटीग्रेट किए. सो विल जस्ट ट्राई टू चेक टॉप डाउन इंटीग्रेशन में कि इफ वी आर एट द टॉप, that is if we are at the original college website, then how can I interact, or how can I check, or how can I get the access of professor functions, उसमें भी डिग्री कॉलेज प्रोफेसर और उसमें भी बीएससी आईटी कॉलेज प्रोफेसर का. that's what will verify और टेस्ट here. सेम वे एक बार स्टूडेंट अगर रेडी हो जाएगा सो कॉलेज पे जाके विल ट्राई टू चेक फॉर स्टूडेंट, सेम फॉर द स्टाफ. सो ये टॉप डाउन अप्रोच है. बॉटम अप में क्या होगा, बॉटम अप में हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पार्ट जो है, एज यू कैन सी हियर, लेट्स सपोज सेम कॉलेज है, ये हम लोगों का प्रोफेसर मॉड्यूल है. दिस इज डिग्री कॉलेज. अंडर दिस डिग्री कॉलेज वी हैव डिवाइडेड, वी हैव क्रिएटेड अ क्लस्टर फॉर अ डिग्री कॉलेज. सो डिग्री कॉलेज के जो भी बाकी के सब मॉड्यूल्स है, लाइक वी हैव बीएससी आईटी सेम हियर,
बाकी के रेडी नहीं है, तो हम लोग वो जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे विल जस्ट चेक फॉर डिग्री कॉलेज और उसके सब मॉड्यूल्स कैसे वर्कआउट हो रहा है. सो इसको हम लोग बॉटम अप बोलते हैं, मतलब बॉटम मॉड्यूल्स के ऊपर हम लोगों का मेन फोकस रहेगा कि बॉटम मॉड्यूल्स इंडिविजुअली, और जब वो एज अ सिंगल ये डिग्री कॉलेज मॉड्यूल के अंदर आ रहे हैं देन हाउ दे आर रिएक्टिंग एट दिस पॉइंट. दैट इज द मेन फोकस हियर. सो वर्कर मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू बिल्ड एंड इंटीग्रेट, बराबर है. ड्राइवर्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, डेप्थ फर्स्ट आएगा. सो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले मॉड्यूल्स को साथ में इंटीग्रेट करते जाएंगे और देखेंगे कि जैसे अभी मैंने सिर्फ इंडिविजुअल BSc-IT देखा, फिर BSc-IT के साथ में मैंने सपोज BMS को कनेक्ट किया, उसके ऊपर हम लोग डिग्री कॉलेज का पूरा जो प्रोफेसर मॉड्यूल है वो लेके आए. तो अब जब भी हम लोगों ने प्रोफेसर मॉड्यूल के अंदर BSc-IT और BMS को कनेक्ट किया, देन हाउ इट रिएक्ट्स, देन ये जो हम लोग के बॉटम मॉड्यूल्स है, बराबर है, BSc-IT, BMS, BBI, BCom, उसको डिग्री कॉलेज वाले मॉड्यूल पे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है. देन उसको जब हम लोग प्रोफेसर मॉड्यूल पे लेके जा रहे हैं, देन हाउ दिस इंटीग्रेशन वर्क्स, तो रिवर्स प्रोसेस होगा, जैसा टॉप डाउन में होता है उससे रिवर्स वाला होगा. दैट इज द बॉटम अप. सो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, सैंडविच टेस्टिंग, दैट इज द हाइब्रिड वन. तो हाइब्रिड में क्या होगा, टॉप डाउन एंड बॉटम अप का इंटीग्रेशन होगा. So याद रखो, मोस्टली वी गो फॉर दिस सैंडविच वन. दिस इज द बेटर वन, हाइब्रिड इंटीग्रेशन एज पर नीड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं. सो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर एक्सप्लेन करना है, यू कैन जस्ट सिंपली से कि वी फॉलो सैंडविच अप्रोच और सैंडविच इंटीग्रेशन या हाइब्रिड इंटीग्रेशन, इन शॉर्ट वी कैन से. सो यहाँ पे क्या होता है, इट इज व्यूड एज द 3 लेयर. द मेन टारगेट लेयर होगा, लेयर अबव द टारगेट एंड लेयर बिलो द टारगेट. सो सैंडविच कैसे होता है, दो आपके ब्रेड के स्लाइसेस रहेंगे और बीच में कुछ तो एक होगा. तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी आपका वही रहेगा, एक मेन टारगेट लेगा. तो वो जो मेन टारगेट है दैट इज जो आपके दो ब्रेड के स्लाइसेस है और उसके बीच में जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, दोज आर द मेन टारगेट. तो उसके ऊपर एक लेयर रहेगा, उसके नीचे एक ब्रेड का स्लाइस रहेगा. दैट्स इट. सो सेम वे यहाँ पे भी आएगा. सो हम लोग का वी कैन से कि सपोज दिस इज माय मेन लेयर, तो इसके ऊपर एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर है, और मुझे टेस्ट क्या करना है, प्रॉपरली प्रोफेसर वाला मॉड्यूल, दैट इज ऑल्सो डिग्री कॉलेज वाला, डिग्री कॉलेज प्रोफेसर वाला. तो ये मेरा प्रोफेसर वाला मेन मॉड्यूल है. उसके नीचे हम लोग के पास यहाँ पे BSc-IT, देन BMM, BCom, ये सारे आपके मॉड्यूल्स हैं. तो ये क्या हो गया, ये दूसरे लेयर्स हो गए. तो आपका सैंडविच बन रहा है. सैंडविच में ऊपर वाला जो ब्रेड का स्लाइस है वो मेन प्रोफेसर मॉड्यूल है, नीचे वाला जो ब्रेड का स्लाइस है वो ये आपके सब मॉड्यूल्स है, BSc-IT, BCom, BMM, BBI एक्सेट्रा. और आपका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन सा है, डिग्री कॉलेज प्रोफेसर. दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट. सो वी आर ट्राइंग टू टेस्ट दिस मेन इंग्रेडिएंट कि हाउ इट वर्क्स विद बॉटम एंड टॉप मॉड्यूल्स, कैसे वर्कआउट हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव इज वैलिडेशन टेस्टिंग. बहुत सिंपल है, हम लोगों ने वी मॉडल पढ़ा हुआ है. वैलिडेशन में आपके मेनली वी फोकस्ड ऑन ऑन कस्टमर साइड. सो वैलिडेशन के अंदर आपका मीन्स क्या होगा, नेगोशिएट विद कस्टमर टू एस्टैब्लिश मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग सम एरर्स और डेफिशिएंसी, और कहीं पे अगर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स कंज्यूमर के साइड से आ रहा है विच आर डिविएटिंग फ्रॉम द मेन पर्पस ऑफ योर सॉफ्टवेयर, तो वो टाइम पे one should not get deviated from the main purpose or main focus of your software. Like we are developing software for a college, तो college specific उसके काम के जो functions है वही आप रखो. तो negotiations यही चलेंगे. We cannot say customer को कि भाई we are not be able to develop this function, तो आप वो function add मत करो. That's not the negotiation is going on. Negotiation is going on purely based on the domain of your software. So if some functions or requirements provided from the customer side which are out of your software's domain, then हम लोग का negotiations चलेंगे. Okay, next we have is a critical path. So as name suggests, critical path मतलब सबसे important part जो रहेंगे आपके सॉफ्टवेयर के, जो बहुत important कोई functions perform कर रहा है, and at same point of time आपके जो कस्टमर्स है उनका डिपेंडेंस भी ज्यादा है उस पर. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय क्रिटिकल पाथ एनालिसिस. सो एज यू कैन सी, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज एन इफेक्टिव मेथड for planning and managing projects. Let's consider a very simple example: cooking, serving a fried breakfast. We can begin with listing all tasks
required in roughly corrected order. So यहाँ पे आपको example दिया हुआ है. Same will go for software as well. So that's what we mean by critical path. Or if I give you one example, we have, this is module A, module B. Once we are done with this two module, उसके बाद में we can start with module C. Then we have module D, E, and इसके बाद में आएगा module F, and इसके end में आएगा. So यहाँ पे what we are saying, we have this different modules. अब we have to settle down everything कि module A and B जब तक complete नहीं होता है, we cannot start with C. So this is first, let's suppose this is second, ये third आएगा. So first and second, और इस पे हम लोग will be providing some input here. And इसका output जो है, it will be an input for module C. And उसका output जो है, that's an input for module D and module E. और ये दोनों का जो output है, that is an input for module F. और इसका output जो है, that's an input for module G. And again वो final output generate करेगा. So यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, जब तक let's suppose अगर मुझे sign up page बनाना है, okay, we are talking about sign up. अब sign up page बनाने के लिए we supposed to have a database, and ये database में एक sign up नाम का table होना चाहिए. So मैंने यहाँ पे एक table add किया, that's my input. बराबर है, मतलब मैंने एक query लिखा, output में क्या मिला, I got final table, that is sign up table. सेकेंड में सपोज आई हैव एडेड अ रिकॉर्ड इन दिस टेबल, और ये रिकॉर्ड जो है मतलब मैं प्रोग्रामिंग यहाँ पे ऐड करूंगा. यहाँ पे डेटाबेस मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने प्रोग्रामिंग ऐड किया, और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर सपोज आपका साइन अप सक्सेसफुल हो रहा है. तो जब तक अगर मैं डेटाबेस नहीं बनाऊंगा, उसके स्पेसिफिक अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्वेरी नहीं लिखूंगा, तब तक वो रिकॉर्ड्स जो है वो डायरेक्टली टेबल में इंसर्ट नहीं हो सकते. तो ये दो आ गया. उसके बाद में वी कैन कॉल अ साइन अप फॉर्म, दैट इज आवर थर्ड स्टेप, लेट्स सपोज. तो ये आपका क्रिटिकल चेन हो गया. सो ये तो मैंने आपको सिंपल से छोटे छोटे टास्क के एग्जाम्पल बताया, बट इन अ रियल प्रोजेक्ट क्रिटिकल पार्ट जो है ये हम लोग यूज करते हैं बेसिकली टू वेरीफाई कि कौन से वाले जो आपके मॉड्यूल्स है, दैट्स गोइंग टू बी मॉड्यूल फर्स्ट एंड विच मॉड्यूल्स आर गोइंग टू बी मॉड्यूल सेकेंड या फोर्थ या फिफ्थ जो भी है. सो यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव फर्स्ट मॉड्यूल इज ए, second is B. तो जब तक we cannot finish up with module A and B, we cannot start with module C, because जब तक यहाँ पे ये दोनों के काम खत्म नहीं होते तब तक इसके जो भी functions है वो हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, because for that we require support of module A and B. So this is the critical path. So if I write a critical path here, मेरा critical path क्या आएगा, A, B, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर आपका C बनेगा. C के बाद में क्या आएगा, D आएगा, E आएगा, है ना. सो अगर इंडिविजुअल अगर मैं यहाँ पे लिखते जाऊं, सो कौन से क्रिटिकल पाथ रहेंगे आपके. लेट्स सपोज फर्स्ट पाथ इज गोइंग टू बी A आएगा, देन C, D, F आएगा, सॉरी, एंड G. सेम वे B, C, E, F and G. So this is how we can define the critical path. So कौन से मॉड्यूल आपको फर्स्ट बनाने हैं, कौन से फंक्शनलिटी पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं. You must have started with your project for now, और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी किए रहेंगे. So आपको बहुत प्रॉपरली पता रहेगा कि अगर आपने डेटाबेस अगर कहीं पे कोई प्रॉपर कंप्लीट नहीं किए, सो क्या होगा कि इन बिटवीन योर प्रोजेक्ट व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, सो इन बिटवीन आपको जाके वो डेटाबेस का काम खत्म करना पड़ेगा. देन वापस यू कम बैक्स टू योर ओरिजिनल प्रोजेक्ट, जहाँ पे फिर आके आप अब जब वो डेवलपमेंट करेंगे तब जाके कुछ चीज प्रॉपर होगा. ओके, एनी डाउट फॉर दिस, एनीवन? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन.
ओके, नाउ इसके आगे ये आपका क्रिटिकल पाथ वाला जो पार्ट है वो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट्स है दैट इज, आई जस्ट कंप्लीट दिस। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स बोला है। यहाँ पे थे हम लोग क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ में आपको क्या बोला है, ये यहाँ पे वो फ्राइड ब्रेकफास्ट क्या होगा, तो उसके लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करना है ना, उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। The order isn't quite right as some of this tasks need to take place simultaneously. Also, some tasks must be started before other and some tasks must be completed before other can start. बराबर है? So that is the sequence which is provided कि कौन सा टास्क पहले चालू होगा, कौन सा बाद में होगा और कौन सा क्या सीक्वेंस में जाएगा। ओके, नाउ इसके आगे क्या है, नेक्स्ट वी हैव सब सिस्टम टेस्टिंग। सब सिस्टम टेस्टिंग में आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं वो समझते हैं हम लोग। सो सब सिस्टम टेस्टिंग क्या बता रहा है वो देखो जरा ध्यान से। सो सब सिस्टम टेस्टिंग में आपको कुछ पॉइंट्स जो आएंगे, लाइक वी हैव इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब सब सिस्टम क्या आएंगे, छोटे छोटे जो आपके इंटीग्रेशन के पार्ट रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय सब सिस्टम टेस्टिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो सब सिस्टम टेस्टिंग आएगा। सब सिस्टम टेस्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे सो आपको क्या क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं वो देखते हैं अभी हम लोग। सो लाइक हम लोग के पास सब पार्ट्स है। सब पार्ट्स अभी क्या रहेंगे, जैसे अगर मैं कोई एक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, अब उसके अंदर हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। लाइक मैंने गूगल मैप के एपीआई यूज किए हुए हैं, देन मैंने एक गूगल मैप्स के लिए एपीआई कनेक्ट किए। उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव इज लाइक हम लोग के पास पेमेंट के लिए अलग कोई सिस्टम है, ठीक है। सो वो क्या हो गया, नेक्स्ट आपका सब सिस्टम हो गया द पेमेंट वन। देन उसके बाद में वापस हम लोग के पास कोई दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट लाइक कि हम लोग के पास पेमेंट छोड़ के अभी हम लोग के पास कोई ऐसा एक रेडीमेड और फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने यूट्यूब का एपीआई कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बाद में उसके साथ में हम लोग ड्राइवर्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो सपोज फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स अगेन अ नेक्स्ट पार्ट। सो ये वे में हम लोग के पास मल्टीपल चीज़ें हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को वही पॉइंट्स बोला हुआ है कि सब इंटीग्रेशन टेस्ट फोकस ऑन टेस्टिंग द एक्सटर्नल एपीआईज। एक्सटर्नल एपीआई मतलब कुछ अलग हम लोग जो फंक्शनलिटीज ऐड कर रहे हैं, वो फंक्शनलिटी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे सब सिस्टम्स में आपको क्या बोला है, कमांड प्रोसेसिंग सिस्टम टेस्टिंग। अब कमांड प्रोसेसिंग सिस्टम टेस्टिंग में आपको यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखो जरा। we have command processing system testing, test for errors in integration and functioning of the system and its components, that's first part आएगा। उसके आगे क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोग के पास क्लॉक है, टाइमर है, ऑटो कुक मोड है, तो ये कुछ हम लोग के पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सो ये ही सारे जो पॉइंट्स है ना उसी के ऊपर हम लोग हाईलाइट करने की ट्राई कर रहे हैं कि आप क्या चीज़ें कैसे फॉलो अप करेंगे तो उसके ऊपर कैसे आगे काम होगा। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू focus here on. So I hope this is very much clear to everyone. Control cooking system testing है। So अब control cooking system testing again a next example जहाँ पे वापस ये चीज़ों पे कैसे वर्कआउट होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, टेस्ट फॉर एरर्स। जैसे अगर हम लोग का माइक्रोवेव ओवन है तो माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करेगा, उस पर अगर मैं ऑटोमेटिक कुकिंग पे अगर ऑटो कुकिंग मोड पे अगर उसको रख रहा हूँ तो वो टाइम पे वो कैसे वर्कआउट होगा वो हम लोग देख रहे हैं, राइट। देन आउटपुट प्रोसेसिंग सिस्टम है, टेस्ट एरर इन इंटीग्रेशन कैसे वर्कआउट होगा वो बता रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्ट फॉर एरर्स इन इंटीग्रेशन फॉर टाइम डिस्प्ले, क्लॉक डिस्प्ले, देन बीप सिग्नल। तो अब देखो ये क्लॉक और ये सारी चीजें जो है वो हम लोग नहीं बना रहे, सपोज हम लोग किसी को ऑलरेडी बता रहे कि ओके ये हम लोग के पास
एक मॉड्यूल बना हुआ है। सो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वही सेम जो पॉइंट्स है, मतलब आपके पास सिस्टम एक ओवन रेडी है, तो क्लॉक जो है वो हम लोग खुद से नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेडी क्लॉक वहां पे इंटीग्रेट करेंगे, बराबर है। अब रेडी क्लॉक जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद में अगर मुझे टाइमर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं वापस रेडी वाला जो डिस्प्ले रहेगा वो ले लूंगा। अलार्म अगर चाहिए तो उसके लिए मैं और कुछ ले लूंगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गोज ऑन। नेक्स्ट वी हैव सिस्टम टेस्ट। सो बहुत सिंपल है सिस्टम टेस्ट। हम लोग को पता है ये वाला डायग्राम लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। ओके वो सेम चीज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। सो सिस्टम टेस्ट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे ध्यान से देख लो। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आएगा, फंक्शनलिटी टेस्ट आएगा, रिकवरेबिलिटी टेस्टिंग आएगा, देन इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्ट, लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्ट, देन scalability testing, reliability testing, regression, documentation, security, usability, etc etc। सो ये मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम बताया हुआ है। सो सिस्टम टेस्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कितना सिंपल है। जैसे आप देखो कि आज के टाइम पे हम लोग के पास विंडोज ओएस है, इट्स सो सिंपल टू इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कितना स्मूथली इंस्टॉल हो पा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो क्लाइंट या आपके यूजर्स है उनको वो कितना सिंपल पड़ रहा है यूज करने के लिए, है ना। दैट इज इंस्टॉलेशन टेस्टिंग टाइप। कि इट शुड नॉट हैपन कि आपके जो यूजर्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे या फिर उनको टेक्निकल पर्सन्स की हेल्प पड़ रही है whenever they try to install your software। so installation testing में ये आएगा कि कितना स्मूथली इंस्टॉल हो पा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कोई एरर तो जनरेट नहीं कर रहा है while इंस्टॉलिंग, और सारे फंक्शंस इजीली वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इट माइट पॉसिबल ना कि जब अगर मैं विंडोज 7 पे अगर इंस्टॉल करता हूँ तो कोई फंक्शनलिटीज जो है वो हिडन हो जाता है, विंडोज 8 पे करता हूँ तो कोई फंक्शनलिटी एक्सेसिबल रहता है, और विंडोज 10 पे जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो एवरीथिंग वर्क्स फाइन। क्लियर है। देन सेम वे इफ आई इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन मैक तो वो टाइम पे कुछ उसका अलग बिहेवियर हो रहा है। सो दैट्स इंस्टॉलेशन। फंक्शनलिटी हम लोग को पता ही है, फेलियर आया तो रिकवरी कितना क्विकली हो रहा है, कितना स्मूथली आपको हेल्प कर रहा है, और सारा आपका जो डेटा फेलियर के टाइम पे आप काम कर रहे थे वो सब इजीली रिकवर हो पा रहा है या नहीं। इंटरऑपरेबिलिटी, हम लोग के पास मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट दोनों है। सो कितना सिंपल वे में इंटरऑपरेबिलिटी परफॉर्म हो रहा है। इफ आई एग्जीक्यूट सम फंक्शन फ्रॉम मोबाइल और दूसरा मैं अगर लैपटॉप पे डाल रहा हूँ, सो सेम इंटरऑपरेबिलिटी कितना स्मूथली वर्क हो रहा है ना। कुछ अपडेट्स अगर मैंने मोबाइल से दिए हुए हैं, इट शुड रिफ्लेक्ट ऑन कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। आप देखो कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं you have uploaded some photo from your computer, let's suppose on your Facebook profile। अब जब आप अगर अपने मोबाइल से चेक करेंगे तो आपको बताएगा ना वहाँ पे फोटो अपलोडेड फ्रॉम योर अकाउंट, और उसमें वापस ये भी बताएगा अगर कोई कमेंट्स अगर आपको मिलते हैं। जैसे आप देख लो व्हाट्सएप है, तो इफ आई ओपन अ व्हाट्सएप वेब ऑन माई लैपटॉप और अ कंप्यूटर, अब इफ आई टाइप सम मैसेज फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा मुझे मोबाइल में भी अपडेट मिलता है कि ओके ये मैसेज मैंने यहाँ से इसको भेजा, और अगर मैं मोबाइल से भेजूंगा तो सेम अपडेट मुझे यहाँ पे भी मिलेगा। कोई एक मैसेज अगर मुझे व्हाट्सएप पे आया, अभी तक मैंने रीड नहीं किया, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, मोबाइल में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। जैसे ही मैं वो रीड कर लूंगा मैसेज, उसका नोटिफिकेशन मोबाइल से भी चले जाएगा और लैपटॉप से भी चले जाएगा। दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। परफॉर्मेंस टेस्ट वी ऑल नो, ठीक है। सो अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो परफॉर्मेंस मेनली हम लोग कौन से बेसिस पे चेक करते हैं, लोड एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आज के टाइम पे आज के ट्रेंड के हिसाब से तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे या एडवांसमेंट होंगे उसके साथ में भी वो सेम स्टेबिलिटी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर पुराना होते होते आउटडेटेड हो रहा है, दैट शुड नॉट बी द केस। सो स्टेबिलिटी आना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपका सॉफ्टवेयर स्मूथ चल रहा था वही सेम स्टेबिलिटी थ्रू आउट रहना चाहिए। और वो स्टेबिलिटी कौन से बेसिस पे हम लोग देखेंगे, बेस्ड ऑन लोड टेस्ट का मतलब इफ 50 पीपल आर वर्किंग still it should provide the same result, same performance, and if 500 या 5000 या 50,000 working still it should provide the same result। आप देखो फेसबुक, आपको कभी ऐसा पता नहीं चलेगा कि whether there are 50 lakhs or 5 crore या 50 crore people are using Facebook at a time।
आपके परफॉर्मेंस में कहीं पे चेंज नहीं होता है. सो लोड एंड स्टेबिलिटी अगेन इज वी कैन से इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ परफॉर्मेंस. सो अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, लोड एंड स्टेबिलिटी रखो. और उसके साथ में ये दोनों जो है परफॉर्मेंस एंड लोड एंड स्टेबिलिटी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद स्केलेबिलिटी. तो आप सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे न्यू फंक्शंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, उसके साथ में स्टेबिलिटी भी आना चाहिए, लोड टेस्ट भी करते जाओ. और ये जब आप सॉफ्टवेयर को स्केल कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस या इंक्रीजिंग, तो उसके साथ में परफॉर्मेंस भी देखो. और ये सब अगर हम लोग प्रॉपर करेंगे, सो रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स मेंटेन हो जाएगा. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा? मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर. तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रिकवरी टेस्टिंग हम लोगों ने किया है, तो रिकवरी प्रॉपर हो रहा है, स्केलेबिलिटी अच्छा है, बराबर है, लोड टेस्टिंग हो गया, स्टेबिलिटी आ गया, परफॉर्मेंस देखा, तो रिलायबिलिटी ऑटोमेटिक अचीव हो गया. सो सारे टेस्टिंग आपको इंडिविजुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये आपके टेस्ट जो है वो दैट इज स्केलेबिलिटी, लोड, परफॉर्मेंस एंड रिकवरी, ये अगर प्रॉपर है तो रिलायबिलिटी ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा. रिग्रेशन टेस्टिंग, आपने कोई एक मॉड्यूल में कहीं पे कोड में कुछ चेंजेस किए थे. सो वंस वी आर डन विद दैट चेंज, तो हम लोग वापस वेरीफाई करेंगे ना कि वो प्रॉपर चेंजेस अप्लाई हुए या नहीं है. देन डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी सिंपल है, और उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. स्पेशल टेस्ट, जीयूआई टेस्ट आएगा, कॉम्पिटिबिलिटी टेस्टिंग आएगा. कॉम्पिटिबिलिटी टेस्टिंग में दो टाइप है आपके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब क्या होगा? आई हैव डेवलप्ड माय सॉफ्टवेयर ऑन सपोज एंड्रॉइड 10, ठीक है, एंड्रॉइड 10 पे मैंने बनाया हुआ है. फॉरवर्ड में मैं चेक करूंगा एंड्रॉइड 11 या एंड्रॉइड 12 पे हाउ योर सिस्टम बिहेव्स. बैकवर्ड में आई विल चेक कि एंड्रॉइड 10 पे मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द वर्जन जहां पे मैंने अपना मोबाइल ऐप डेवलप करना चालू किया था. सो आई विल टेस्ट फॉर एंड्रॉइड 9, 8, 7 और मैक्सिमम 6 अब तक यूज में. सो मैं चेक करूंगा एंड्रॉइड 6 से लेके एंड्रॉइड 12 तक आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है. That's what we mean by compatibility test. That is forward and backward compatibility. So that's one thing. So GUI वाला हो गया. GUI के अंदर position, size. अब ये again बहुत important रहता है. GUI में मिनिमम GUI में मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करने का ट्राई करना है आपको. That's what we mean by GUI testing. So अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, पोजीशन मतलब if we have some button, सम ऑप्शन, सो उसका पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप वो उसका पोजीशन कहाँ पे रख रहे हैं. गेटिंग? क्योंकि अगर उसका पोजीशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा देन यूजर्स को ढूंढना पड़ेगा बार बार. जैसे आप देखो कि अभी स्टैंडर्ड हो गया है कि कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ना, राइट टॉप कॉर्नर साइड पे कहीं पे तो आपको लॉगिन बटन मिलेगा. मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में दिस इज द सेम पैटर्न. या फिर ये आपका अगर स्क्रीन है तो यहाँ कहीं पे साइन अप रहेगा और नीचे लॉगिन दिया रहेगा, ये होगा. तो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. नो वन विल फाइंड इट हियर ऑन दिस साइड. यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं देता, आपको ये कभी नहीं मिलेगा. सो ये क्या हो गया? रॉन्ग पोजीशन हो गया. साइज, साइज में अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि लॉगिन बटन जो है इट शुड हाईलाइटेड. तो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत छोटा सा आपने बटन बनाया जो दिख ही नहीं रहा. सो इट शुड बी हाईलाइटेड. आपको अगर आपका बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे अभी ये बहुत सिंपल है, जैसे ये हम लोग का टेक्स्ट बुक का पेज जो है वो व्हाइट है और टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो ब्लैक लिखा हुआ है. अब सपोज आपने मल्टी कलर्स कुछ यूज किए या बैकग्राउंड में एक जिफ इमेज यूज किया हुआ है. जिफ इमेज मतलब फोटोज चेंज होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, मूविंग इफेक्ट आएगा उसमें. तो अब जिफ इमेज के अंदर जो इमेजेस है वो सपोज डार्क कलर के, आपका लॉगिन बटन भी डार्क कलर का है, तो दिखेगा ही नहीं. तो साइज, पोजीशन, विड्थ, लेंथ, ये सब प्रॉपर होने चाहिए. जीरो एलिमेंट्स क्या है, फॉन्ट यूज्ड इज रीडेबल होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है. अब बहुत अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स आते हैं, बहुत सारे वो कर्सिव रोमन टाइप आता है. अब कभी नॉर्मल बहुत सारे लोग उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे. सो बेटर टू कीप इट इन अ सिंपल इंग्लिश ना. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबर, या ऐसा कोई सिंपल टेक्स्ट पैटर्न यूज करो. ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है. गूगल देखो बहुत सिंपल गूगल लिखा हुआ है, उसने कोई कर्सिव यूज नहीं किया है. आपको सिर्फ ऐसे जाके यहाँ पे ऐसा गूगल दिखेगा लिखा हुआ, ऐसा कोई ज्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ है. वो लोगो उसने अलग अलग कलर गूगल में भरे है, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने में कितना सिंपल लग रहा है. तो ऐसे वो रीडेबिलिटी क्लियर होना चाहिए. एरर मैसेज प्रॉपरली डिस्प्ले करो, बराबर है. एक्सक्लेमेशन साइन मतलब वार्निंग है. क्रॉस साइन मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, समथिंग विच इज नॉट अलाउड, ये प्रॉपरली हाईलाइट करो.
अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेज गुड क्वालिटी होना चाहिए। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है, आप अगर कोई प्रोफाइल फोटो अपलोड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, देखो आप जब इमेज सेंड करते हैं ना, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देता है। आपको अगर ओरिजिनल क्वालिटी में ही अगर इमेज भेजना है, वी सपोज टू सेंड दैट इमेज एज ए डॉक्यूमेंट सो दैट उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई इमेज मैंने सेंड कर दिया, जब मैं उसको अपना एज अ प्रोफाइल सेट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे उसका क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब मेरा जो फोटो मैंने कैप्चर किया था वो सपोज 30 मेगापिक्सल कैमरे से कैप्चर किया था मैंने, लेकिन जब मैं फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर रहा हूँ तो वो उसको डायरेक्ट केबीज में कन्वर्ट कर रहा है, इतना कंप्रेस कर दिया। तो कोई अगर उसको ओपन करेगा तो उसको क्लियरली इमेज दिख ही नहीं रहा है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोफाइल फोटो छोड़ो, लेकिन अगर मैंने अपने कंपनी के प्रोडक्ट या कोई कंपनी स्पेसिफिक कुछ बिजनेस के लिए अगर मैंने कुछ फोटोज डाले, तो वो टाइम पे अगर इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा तो नहीं चलेगा ना। कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, यहाँ पे आपको देखो सेम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, अब सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ध्यान से देखो। सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब हम लोग के पास अलग अलग टाइप के जो अटैक्स होते हैं। सो अनकवर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, प्रॉपर ऑथराइजेशन, दैट इज ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस द एप्लीकेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन इशू, इंटीग्रिटी इशू आएगा, दैट इज डेटा शुड नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रिटी एंड करेक्टनेस ये दोनों होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी मेंटेन होने का मतलब क्या है कि आपके डेटा जो है वो सबसे पहले तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डुप्लीकेशन अगर कम करेंगे तो भी इंटीग्रिटी मेंटेन होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने सपोज स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बनाया और उसका मोबाइल नंबर मैंने 2 लोकेशंस पे या 3 टेबल में स्टोर किया। अब सडनली अगर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मैंने 2 टेबल में चेंज किया, थर्ड में नहीं किया, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ है। सो डेटा जो है वो आपके परमिशन के बिना वेरीफाई मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं वहां पे 499.59 पैसे अगर ऐड कर रहा हूँ, सो 499 है, देखो 499.59 है, सो ये इसको 500 नहीं करना चाहिए। इट शुड कीप इट लाइक दिस ओनली। बैंक अकाउंट में अगर बैंक अगर सबके ऐसे राउंड ऑफ अगर करने लगा तो ऊपर के जो पैसे है या तो बैंक के पॉकेट में से जाएंगे। अगर मैथ्स का रूल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर यहाँ पे अगर इफ इट इज 49.90 पैसे, तो अब अगर बैंक इसको अगर 500 कर रहा है तो मतलब 10 पैसा जो है वो बैंक के अकाउंट से जा रहा है। अब अगर ऐसे 1 करोड़ अकाउंट्स में अगर 10 पैसा ट्रांसफर करेगा तो कितना बड़ा बैंक का लॉस हो गया। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये 499.40 पैसा है, तो अगर बैंक सिर्फ अगर 499 बता रहा है, तो ऐसे ही 40-40 पैसा अगर इतने सारे अकाउंट से अगर निकाल लिया तो भी बैंक को फायदा है। सो इंटीग्रिटी इशू का मतलब है कि आपका जो डेटा आएगा टोटल जो होगा वो पैसे पे पैसे मेंटेन होना चाहिए। देन टेस्टिंग टेक्निक में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। ये तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़े भी रहेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक, कोई एक वेबसाइट का एक्सेस ले लो, यूजर नेम पासवर्ड जो है वो हम लोग बैठ के आराम से ट्राई करेंगे। तो अलग अलग वे में हम लोग अलग अलग, जैसे अगर मेरा फ्रेंड है सो आई नो कि वो कौन से टाइप के पासवर्ड रख सकता है, सो मैं धीरे धीरे ट्राई करूंगा एक नहीं तो दूसरा वे में चेक करने के लिए। सो देखो जीमेल पे ना आपको अभी इसी के लिए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बताते हैं कि अगर किसी ने आपका अननोन कंप्यूटर से इफ समवन ट्राइज टू गेट द एक्सेस ऑफ योर अकाउंट, उसके पास यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है भी तो भी एक सेकेंड वेरिफिकेशन वो डिमांड करेगा, जहाँ पे इट विल सेंड ओटीपी ऑन योर ईमेल और मोबाइल, या फिर जो मोबाइल नंबर से आपने साइन अप के टाइम पे ऐड किया था उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन भेजेगा। सो ये सारे प्रॉब्लम्स होता है। सो दैट इज ब्रूट फोर्स अटैक। देन एसक्यूएल इंजेक्शन है नेक्स्ट इज, बहुत सिंपल है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एसक्यूएल के क्वेरीज जो है वो अटैक करता है। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वी ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ डेटाबेस।
नेक्स्ट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. सिंपल है, आप कोई एक वेबसाइट पे जाने की ट्राई कर रहे हो बट बाय डिफॉल्ट आपको कोई दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे वायरसेस है या कोई अटैक हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है. मेनली ये जो है ब्रूट फोर्स अटैक वी कैन से कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बहुत बार करते हैं, पॉपअप मैसेजेस जो आपको आता है. देन परफॉर्मेंस टेस्ट. सो परफॉर्मेंस टेस्ट से हम लोग इसके बाद के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. एनीवन, एनी डाउट्स? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स है? एनीवन, एनी डाउट? ओके, ठीक है. Excuse me, sir.